मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और स्वतंत्रता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात हम करते हैं कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। देखिए, स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं लिबर्टी, और जब हम लिबर्टी शब्द की बात करते हैं तो अगर हम लिबर्टी शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो लिबर्टी शब्द बना है लिबर शब्द से। ये लिबर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लिबर शब्द का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लेकिन हम जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति को कभी भी असीमित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति एक समाज में रहता है और समाज में रहकर उसे एक सीमित मात्रा में ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। तो ये जो अभिप्राय है लिबर्टी का, बंधनों का अभाव, उसे तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार नहीं कर सकते। फिर हम किसे कहेंगे स्वतंत्रता? तो देखिए, जब हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके और व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उसको जो कार्य करने की स्वतंत्रता है या कार्य करने की जो शक्ति है वो इस सीमा तक प्राप्त होनी चाहिए कि उससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। अर्थात एक तरह से जो स्वतंत्रता है वो दो चीज़ों के बीच में समन्वय का नाम है। एक तो है बंधनों का अभाव और दूसरा है नियमों का पालन। तो हम ये कहेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके, बशर्ते इससे किसी दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। अगर हम विचारकों की बात करें तो देखिए, लॉस्की, सीले, मैकेंजी, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, या इनकी जो परिभाषाएं हैं स्वतंत्रता की वो नकारात्मक स्वतंत्रता के अधिक निकट लगती है। जब 1798 में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात ना पहुंचे। तो हम ये कहेंगे कि स्वतंत्रता के दो रूप हैं, पहला नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को उस सीमा तक सब कुछ करने की आज़ादी है जिस सीमा तक वो दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल रहा। अब देखिए, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वतंत्रता का वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब ये सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? अगर हम विचारकों की बात करें तो देखिए, जो सकारात्मक स्वतंत्रता का कंसेप्ट है इसका प्रतिपादन किया था कांट ने। कांट के बाद अगर हम बात करें तो फिक्टे ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की थी, लेकिन इसका विधिवत रूप से प्रतिपादन किया T.H. ग्रीन ने। और ग्रीन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं ग्रीन कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, उसी तरह से स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव मात्र नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं है कि किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। तो फिर ये सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? इसे एक्सप्लेन करते हुए ग्रीन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। अर्थात स्वतंत्रता का मतलब ये है कि ऐसे कार्य करने की शक्ति हो जो करने योग्य हैं, ऐसी चीज़ों का उपभोग करने की शक्ति हो जो उपभोग करने योग्य हैं, उसे हम कहेंगे स्वतंत्रता। देखिए, ग्रीन का ये मानना था कि स्वतंत्रता का लक्ष्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब व्यक्ति ऐसे कार्य करें जो कार्य करने योग्य हो। आगे चलकर अगर हम लॉस्की की बात करें तो देखिए, लॉस्की स्वतंत्रता के बारे में ये कहते हैं कि स्वतंत्रता
उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सके। इसी तरीके से बारकर का भी ये कहना है कि जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को ऐसा वातावरण दिया जाए, ऐसी परिस्थितियां दी जाए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को इस तरह का वातावरण दिया जाए, इस तरह की परिस्थितियां दी जाए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी कि अभी हमने स्वतंत्रता के दो रूपों की बात की, देखिए तो हम दो बातें इससे समझ पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध हो, और दूसरी बात ये कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं, उसे हम कहेंगे स्वतंत्रता। तो अब स्वतंत्रता क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय है जीवन की ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व विकसित करने के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। अर्थात स्वतंत्रता, देखिए अभी हमने दो रूप डिस्कस किए, नकारात्मक और सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता से तो हमें ये समझ में आया कि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति के जीवन पर कम से कम प्रतिबंध हो, व्यक्ति को वो काम करने की इजाज़त दी जाए जो काम करते हुए वो दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। और सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय है ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकारों की। तो देखिए सबसे पहला स्वतंत्रता का प्रकार है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र होता है। रूसो का भी ये कहना था कि व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह हर जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है। यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो संविदावादी विचारक हुए हॉब्स, लॉक, रूसो, उनका ये मानना था कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये जो स्वतंत्रता है ये प्रकृति पद्धत होती है और इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है प्राकृतिक स्वतंत्रता का, ये पूर्ण रूप से भ्रामक है। इसका कारण ये है कि अगर हम प्राकृतिक स्वतंत्रता को स्वीकार करें तो वो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें कि मत्स्य न्याय का प्रचलन होगा। अर्थात जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमजोर लोगों पर अत्याचार करेंगे और जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो ही केवल स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। तो ये जो कंसेप्ट है प्राकृतिक स्वतंत्रता का, इसे स्वीकार हम नहीं कर सकते। दूसरी बात हम करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत कार्य हैं, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और इस स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थन किया था मील ने। और मील का ये कहना था कि अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति प्रभु है। अतः व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके बाद आती है नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उन स्वतंत्रताओं से होता है जो व्यक्ति को राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। जब व्यक्ति राज्य का सदस्य बनता है या समाज का सदस्य बनता है तो उसको समाज की ओर से या राज्य की ओर से कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। इसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता।
राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं वो है जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, कोई भी अपनी योग्यता के हिसाब से कोई भी सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। तो ये जो सारे अधिकार हैं, ये अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता की कि आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के आर्थिक प्रयासों का लाभ व्यक्ति स्वयं प्राप्त करे और व्यक्ति के श्रम का कोई दूसरा व्यक्ति शोषण ना करे। यानी कि कुछ विचारकों का ये कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है उद्योगों में प्रजातंत्र को लागू करना। या हम यूँ जैसे कि अगर हम लॉस्की की बात करें तो लॉस्की ने आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में ये कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने की पूर्ण रूप से सुविधा प्राप्त हो, व्यक्ति को बेरोजगारी से मुक्त रखा जाए और व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स व्यक्ति की पूरी हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो, समाज में आर्थिक असमानताएं ना हो और किसी व्यक्ति के श्रम का कोई दूसरा व्यक्ति शोषण ना करे। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभिप्राय है राष्ट्र की स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के कंसेप्ट से हम सभी परिचित हैं। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता की बात की थी, प्लेटो हैं, अरस्तु है, ग्रीन है, बोसांके हैं, कांट है, इन्होंने नैतिक स्वतंत्रता की बात की है। और नैतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय होता है व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें वो उचित अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे का ये कहना था कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। तो यानी कि जो काम्टे हैं कांट, उन्होंने भी वास्तविक स्वतंत्रता माना है नैतिक स्वतंत्रता को, और नैतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय होता है व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति। तो ये हमने देखे स्वतंत्रता के विविध रूप। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है आदर्श कानून, कि अगर हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता का संरक्षण हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि राज्य के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाए और राज्य जो है आदर्श कानूनों का निर्माण करे। दूसरा है विशेषाधिकार का अंत। देखिए, समाज में जब कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता संरक्षित नहीं रह पाती। इसलिए ये जरूरी है कि समाज में किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक शासन। अगर लोकतंत्र के बजाय कुछ किसी भी और तरह का शासन होगा, जैसे मान लीजिए अगर अधिनायक तंत्र है या फांसीवादी व्यवस्था है, नाजीवादी व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित नहीं रह पाती। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का एक मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसलिए स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। तो देखिए, मूल अधिकार अर्थात राज्य अपने नागरिकों को संविधान के माध्यम से जो अधिकार देता है उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। तो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए ये जरूरी है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाएं ताकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता संरक्षित रह सके।
नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायालय। देखिए, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर कार्य करेगी तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है। नेक्स्ट है सतत जागरूकता। देखिए, सतत जागरूकता बहुत जरूरी है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। और जैसा कि कहा भी गया है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, कि यदि व्यक्ति सतत रूप से जागरूक रहेंगे तभी उनकी स्वतंत्रता संरक्षित रह सकती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों के पृथक्करण का अभिप्राय ये है कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ, ये शक्तियाँ सरकार के अलग अलग अंगों में निहित होनी चाहिए। इनमें कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता है नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के साथ। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाए, वो भी नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत के साथ। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। जब तक आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चाहे कितनी भी स्वतंत्रता की बात करें, हमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। तो आर्थिक न्याय प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक न्याय से अभिप्राय ये है कि व्यक्तियों का आर्थिक आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता की रक्षा तभी हो सकती है जब समाज में सभी व्यक्तियों को आर्थिक न्याय भी उपलब्ध हो। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रेस। देखिए, जो स्वतंत्र प्रेस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि प्रेस स्वतंत्र है तो वो प्रशासन को भी मर्यादा में रख सकती है। साथ ही वो इस तरह का वातावरण बना सकती हैं जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता संरक्षित रहे। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। देखिए, जब जब स्थानीय स्वशासन का विकास अगर किया जाता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि एक क्षेत्र विशेष के लोग मिलकर ही अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो जब स्थानीय स्वशासन का विकास किया जाता है तो उस स्थिति में भी चूंकि उसमें प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है, और विकेंद्रीकरण होने से भी व्यक्ति जो हैं वो स्वतंत्रता के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। थैंक यू।